Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by Rohan Sir Physics. Now we are starting a topic. That topic is when a capacitor is connected to a AC source, then what will happen? And what is the expression for the alternating current? And if that alternating current is in out of phase or is in phase, कि क्या वह अल्टरनेटिंग करंट आउट ऑफ फेज होगा या इन फेज होगा जब हम एसी सोर्स किसी भी एक कैपेसिटर सर्किट को प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर वीडियोज के अंदर भी पढ़ा था कि एक रेसिस्टर को जब हम एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, लेकिन जब इंडक्टर का केस किया था तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट 90 डिग्री बिहाइंड था वोल्टेज से, और हमने उनके फेजर डायग्राम्स और वेव डायग्राम्स भी ड्रॉ किए थे। तो उसी तरीके से इस लेक्चर के अंदर भी हम वही करने जा रहे हैं कि हम एक कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट का क्या एक्सप्रेशन आता है और फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहन सर फिजिक्स के अंदर, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने का मौका मिले, बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स को समझ सके, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको फील करना पड़ता है। डोंट गो फॉर अ टफ क्वेश्चन, ये रटने से समझ में नहीं आता, इसको फील करना पड़ता है। तो डोंट गो फॉर अ टफ क्वेश्चन, जस्ट फील द फिजिक्स। आप लोगों को भी फिजिक्स सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाएगी यदि आप लोग फिजिक्स को जस्ट फील करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक प्योर कैपेसिटर सर्किट है और उस प्योर कैपेसिटर सर्किट को हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स प्रोवाइड कराया है। तो लेट अस कंसीडर दैट दिस इज अ कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है दैट इज सी, और हमने इसको एक अल्टरनेटिंग सोर्स प्रोवाइड कराया। उस अल्टरनेटिंग सोर्स के वोल्टेज की जो वैल्यू होगी दैट विल बी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं, ऑलरेडी नो। एंड फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम हमने यहाँ से कंसीडर किया द डायरेक्शन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज फ्रॉम A टू B, क्योंकि हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन एट एवरी मोमेंट चेंज हो जाएगी आफ्टर अ हाफ साइकिल। बट यहाँ से फिर कैसे करें, तो इसलिए हमने कोई एक इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लिया जहाँ करंट की डायरेक्शन फ्रॉम A टू B है। जब यह करंट इस कैपेसिटर पर जाएगा तो होगा क्या? कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर स्टोर करेगा चार्ज को। अब वो कैपेसिटर उस चार्ज को स्टोर करेगा तो प्लेट चार्ज होंगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम A टू B। इसका मतलब जो कैपेसिटर की यह वाली प्लेट होगी वह प्लस चार्ज हो जाएगी एंड दिस प्लेट विल बी नेगेटिवली चार्ज। एंड एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम A टू B, इट मीन्स द सोर्स, जो ये सोर्स है उसका ये टर्मिनल प्लस है और ये टर्मिनल माइनस होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब यहाँ से हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करते हैं। तो जब हम यहाँ से किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये लूप इस तरीके से आ रहा है। तो एसी सोर्स का सेकंड टर्मिनल पॉजिटिव आ रहा है लूप के अकॉर्डिंग, तो इट विल बी प्लस V। एंड इस कैपेसिटर का जो है जिसके अंदर चार्ज स्टोर हुआ है हमने मान लिया दैट इज़ द स्मॉल q, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस V डैश, क्योंकि सेकेंड टर्मिनल आ रहा है लूप के अकॉर्डिंग, इट मीन्स माइनस V डैश एंड इट विल बी इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है इट विल बी चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस, कि जो कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटर का और जितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसके अंदर स्टोर हुआ है तो हम आसानी से उसका वोल्टेज निकाल सकते हैं, दैट विल बी चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस। तो यहाँ से V डैश हो जाएगा माइनस Q बाई C इज इक्वल टू 0 एंड V इज इक्वल टू Q बाई C। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे देन Q विल बी CV, और ये आप जानते भी हो कि किसी भी कैपेसिटर को वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हैं, इतना वोल्टेज है, इतना कैपेसिटेंस है, तो उसके अंदर इतना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होता है, दैट Q इज इक्वल टू CV। अब यहाँ से हम वोल्टेज की वैल्यू इसको पुट करने वाले हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से Q की वैल्यू हो जाएगी Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई V नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गया?
अब यहाँ से हमारे पास चार्ज निकल करके आ गया, दैट इज CV नॉट साइन ओमेगा टी, बट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट, द अल्टरनेटिंग करंट. इट मीन्स I विल बी इक्वल टू dq ओवर dt, क्योंकि हमने यहाँ पर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम माना था, तो हमने उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, दैट इज़ द स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि पूरे साइकिल की बात नहीं कर रहे, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं. देन वी हैव टू पुट dt एंड सो देयर विल बी dq चार्ज. तो यहाँ से हम निकालेंगे I इज इक्वल टू d बाई dt ब्रैकेट थ्रू, दैट इज CV नॉट साइन ओमेगा t. तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो CV नॉट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होंगी, इट विल बी CV नॉट एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा t. यहाँ से निकालिएगा दैट इज CV नॉट साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, दैट इज कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, दैट विल बी कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा. इट मीन्स दिस विल बी ओमेगा C V नॉट cos ओमेगा t. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. यह अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू होगी. लेकिन जिस तरीके से हमने इंडक्टर वाली सर्किट के अंदर किया था उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज साइन ओमेगा टी में है, तो आउट ऑफ फेज होगा या इन फेज होगा कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो cos ओमेगा टी में आ गया. अब इसको हमें साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करना है. और लास्ट लेक्चर वीडियो से हमने आपको बताया था, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी इसको साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करोगे ओमेगा टी को प्लस लेना पड़ेगा. यदि आपको वो वीडियो देखनी है तो जस्ट गो टू यूट्यूब सर्च बॉक्स, राइट रोहन सर फिजिक्स एंड राइट AC सोर्स कनेक्टेड विद अ इंडक्टर, तो आप लोग आसानी से देख पाओगे. तो यहाँ से हमें ओमेगा टी को पॉजिटिव भी रखना है और इसको साइन में भी कन्वर्ट करना है. तो हम जानते हैं, एज वी नो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या फिर हम यहाँ से बोलें साइन 90 प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. ये होता है. तो यहाँ से आप लोग लिख दोगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि 90 को पाई बाई 2 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. तो यहाँ से कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. यहाँ से हो गया I इज इक्वल टू ओमेगा C V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. क्लियर हो गया पॉइंट. अब यहाँ से देखिए, ये जो वैल्यूज हैं दैट विल बी कांस्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज है. इट मीन्स दिस वैल्यू इज ऑफ I नॉट. तो यहाँ से I नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज ओमेगा C V नॉट. अब हमें पता है कि ओमेगा C इंटू वी नॉट क्या है, करंट है, मीन्स एम्पियर है. और एम्पियर कब आता है, जब हमारे पास वोल्टेज डिवाइड बाई ओम होता है, लेकिन ओम तो डिवाइड में है ही नहीं. तो हम क्या करते हैं, हम इस ओमेगा C को 1 बाई ओमेगा C लिख देते हैं. देखिए वी नॉट डिवाइड बाई 1 बाई ओमेगा C, क्योंकि वोल्टेज तो इस वी नॉट से आ जाएगा, तो इसका मतलब ओम किससे आएगा, दैट इज 1 बाई ओमेगा C से आएगा. तो इसका मतलब यहाँ पर 1 बाई ओमेगा C एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रही है. जिस तरीके से इंडक्टेंस वाली सर्किट के अंदर ओमेगा L वर्क करती थी रेसिस्टेंस के तौर पर, उसी तरीके से यहाँ पर 1 बाई ओमेगा C कर रही है. तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1 बाई ओमेगा C इज लाइक अ रेसिस्टेंस एंड इज कॉल्ड XC, एंड XC इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. जिस तरीके से वहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस था इंडक्टेंस वाली सर्किट के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो दिस इज द XC दैट इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C. क्लियर हो गया पॉइंट. आगे देखिए, यहाँ से द इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को देख करके आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर फेज ओमेगा टी फेज एंगल, यहाँ पर फेज एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. इट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर नॉट इन फेज, दे आर आउट ऑफ फेज. किस तरीके से कि करंट जो है उसकी वैल्यू, जो करंट है वह है 90 डिग्री आगे है वोल्टेज से. तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2 करंट लीड्स वोल्टेज बाई 90 डिग्री.
एंड दे आर आउट ऑफ फेज पता ही चल गया 90 डिग्री आगे है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब यहाँ से हमें पता चल गया 90 डिग्री आगे है, तो अब हम यहाँ से सबसे पहले तो उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम इसका वेव डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या होता है फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, पहले तो लिखो कि फेजर डायग्राम है, क्योंकि हम दो तरीके के डायग्राम बनाते हैं ना, वेव डायग्राम एंड फेजर डायग्राम। तो पहले लिखो ना कि ये फेजर डायग्राम है या वेव डायग्राम है। तो देखिए यहाँ से हमने फिर से वही, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सबसे पहले एक्स एक्सिस के साथ हम वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी वोल्टेज वाली, उसकी एरो भी ड्रॉ कर दी और एंगल बना दिया इंक्रीजिंग वाला। कितना एंगल है, दैट इज ओमेगा टी। अब यहाँ से देखिए करंट वाली बाद में बनाएंगे, पहले यहाँ पर वैल्यू हम डिनोट कर देते हैं। द लेंथ इज कॉल्ड वी नॉट एंड द प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस दैट इज v एंड v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। ये हमारी जो लेंथ है इसकी यहाँ पर, दैट विल बी दी मैक्सिमम वैल्यू एंड पीक वैल्यू। एक ही बात होता है मैक्सिमम वैल्यू एंड पीक वैल्यू का। तो यहाँ से देखिए हमें यहाँ पर अब करंट को रिप्रेजेंट करना है। करंट के अंदर क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब करंट 90 डिग्री आगे है। तो वोल्टेज वाली लाइन ये है, इस वाली लाइन से 90 डिग्री आगे जाना है। कैसे जाओगे कि इस लाइन के साथ, वोल्टेज वाली लाइन के साथ 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल ड्रॉ कर दीजिए, तो यहाँ से आप एंगल ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से एंगल बनेगा। यहाँ पर इस तरीके से ये बन गया एंगल, देख रहे हो आप। दिस एंगल इज दी 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है, 90 डिग्री का एंगल हो गया। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर इसकी लाइन को जो है वो थोड़ा सा ना छोटा करना पड़ेगा। और छोटा क्यों करते हैं, हमें आपको बता रखा है क्यों छोटा करते हैं इसको। इसलिए छोटा करते हैं क्योंकि हमें पता है आई की वैल्यू कितनी, आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट बाई आर। तो ई नॉट लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम वैल्यू को। तो जितनी वैल्यू मैक्सिमम वोल्टेज की होगी उतनी तो करंट की तो हो नहीं सकती, कम होगी। इसलिए हम उसकी लेंथ को छोटा करके चलते हैं यहाँ पर। क्लियर है। और ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था V को, और ये जो लाइन है ये यहाँ पर आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस दैट रिप्रेजेंट दी आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। सो दिस इज द डायग्राम फॉर फेजर डायग्राम फॉर प्योर कैपेसिटर। और इसका जो सिंपल फॉर्म होगा, सिंपल फॉर्म बनाओगे यहाँ से तो क्या दिखाई दे रहा है कि करंट 90 डिग्री आगे है वोल्टेज से। तो इस लाइन को हमने मान लिया दिस लाइन इज ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ से 90 डिग्री आगे करंट होगा, दैट विल बी 90 डिग्री का एंगल, एंड द लाइन ऑफ दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ से इस से पता चल रहा है कि वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है करंट से, एंड दिस इज द सिंपल फॉर्म फॉर LCR सर्किट एंड फॉर न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि फेजर डायग्राम किस तरीके से बना है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम इसका वेव डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसी में ड्रॉ कर देंगे अल्टरनेटिंग करंट भी और वोल्टेज भी। हमें पता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस एक्सिस पर लिया हमने ओमेगा टी को, इस एक्सिस पर लिया हमने वोल्टेज को, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो यहाँ से हम जानते हैं साइन ओमेगा टी का कर्व किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। एंड अब यहाँ पर करंट का हमें ड्रॉ करना है वेव डायग्राम। तो करंट का करिएगा, आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखो, ओमेगा टी की वैल्यू इसमें 0 रखी, कितना आएगा, दैट इज आई नॉट साइन पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, इट मीन्स दैट विल बी आई नॉट। तो आई की वैल्यू कितनी आई, आई नॉट। इट मीन्स कि जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, EMF की वैल्यू 0 है, वोल्टेज की वैल्यू 0 है, लेकिन करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। तो मतलब आगे हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री आगे है। इसका मतलब यहाँ पर है करंट की वैल्यू, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करोगे V से, यहाँ रिप्रेजेंट करोगे I से, इसी तरीके नीचे भी V हो जाएगा और यहाँ पर I हो जाएगा। और अब यहाँ पर EMF की वोल्टेज की वैल्यू 0 है,
इस पॉइंट पर ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पर, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, तो वो यहाँ होगा। एंड जब वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी इस पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग करंट की वो 0 होगी। रखोगे आप यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पर कितना रखोगे, दैट इज़ π/2, तो ओमेगा टी की जगह π/2 रखो, फिर ओमेगा टी की जगह पाई रखो, फिर 3π/2 रखो, फिर 2π रखो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते चले जाओगे, कैलकुलेट कर लोगे आप आसानी से। तो यहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से वोल्टेज की वैल्यू 0, लेकिन इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी करंट की, लेकिन इन दी अपोजिट डायरेक्शन। फिर आगे चलोगे तो यहाँ पर आओगे, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हो गई वोल्टेज की, लेकिन करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग ड्रॉ कर दोगे अल्टरनेटिंग करंट को फॉर कैपेसिटर सर्किट। कुछ नहीं करना है, आप लोगों को इक्वेशन पता है दोनों। ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखो, एक पॉइंट वोल्टेज का यहाँ आएगा, करंट का यहाँ आएगा। ओमेगा टी की वैल्यू π/2 रखो, वोल्टेज का पॉइंट यहाँ आएगा, करंट का पॉइंट यहाँ आएगा। ओमेगा टी की जगह पर पाई रखो, करंट का यहाँ आएगा इस पॉइंट पर, वोल्टेज का ये पॉइंट आएगा। फिर वहाँ पर आप 3π/2 रखोगे ओमेगा टी की जगह पर, वोल्टेज का ये पॉइंट आएगा एंड करंट का ये पॉइंट आएगा। इस तरीके से आप आसानी से ड्रॉ कर दोगे वेव डायग्राम फॉर दिस प्योर कैपेसिटर सर्किट। ओके, जल्दी से फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे चलते हैं, करते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी से क्या लेना देना है, जो करंट यहाँ पर आ रहा है और इस कैपेसिटर और जो रिएक्टेंस आई है उसका क्या लेना देना है फ्रीक्वेंसी के साथ। देखिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट आप बहुत जल्दी ले लेते हो, बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ पर हमने फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम देखा और हमें पता था कि V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू निकल करके आई थी, दैट इज I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। और यहाँ पर ये जो I0 की वैल्यू थी ये थी V0 डिवाइड बाई 1/ωc, और हमने 1/ωc को बोला दैट इज XC, मीन्स दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या होता है, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। एंड यदि हम इसका फ्रिक्वेंसी के साथ रिलेशन निकालें, दैट XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा की वैल्यू होती है दैट इज 2πf, तो यहाँ से हो जाएगा 2πf। तो यहाँ से देख रहे हो XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करिएगा, तो ग्राफ ड्रॉ करोगे, यहाँ हमने मान लिया दैट इज फ्रिक्वेंसी, दैट इज XC मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ से इन्वर्स का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। और उसी तरीके से आप यदि ओमेगा के साथ बनाओगे तो F की जगह पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको ओमेगा रखना है। वहाँ पर क्या रखना है आपको, ओमेगा। ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो गया यहाँ से XC। उसी तरीके से इन्वर्स का ग्राफ बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए, यदि हम डायरेक्ट करंट की बात करें, फॉर डायरेक्ट करंट कि क्या फ्लो हो जाएगा नहीं होगा उस कैपेसिटर वाली सर्किट के अंदर से। देखिए, फॉर डायरेक्ट करंट क्या होता है, F इज इक्वल टू 0। F की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यदि यहाँ से XC की वैल्यू आप लोग निकालो तो 1/ωc होता है, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πf। तो ये हो गया 2πf इंटू सी। यहाँ से रखोगे फाई की वैल्यू 0, तो यहाँ से हो गया XC इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब यदि उस कैपेसिटर के अंदर से डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा इन्फिनिटी, इतनी रेसिस्टेंस प्रोवाइड करा देगा कैपेसिटर उस करंट को, यदि डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब कैपेसिटर वाली सर्किट से डायरेक्ट करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। क्लियर आ रही बात समझ, नहीं कर सकता। इट मीन्स कैपेसिटर वाली सर्किट, प्योर कैपेसिटर वाली सर्किट डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक कर देती है डायरेक्ट करंट को। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप लोगों ने ये भी समझ लिया। अब देखिए, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक बार समराइजेशन कर लेते हैं कि हमने रेसिस्टेंस के साथ जब सर्किट को अप्लाई किया तो किस तरीके से हुआ, किस तरीके से एक्सप्रेशन निकल करके आया, और जब कैपेसिटर के साथ किया, इंडक्टर के साथ किया तो किस तरीके से हुआ। देखिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं फॉर रेसिस्टेंस
रेसिस्टेंस वाली सर्किट, यहाँ पर हम ले लेते हैं इंडक्टेंस वाली सर्किट, और यहाँ पर हम ले लेते हैं दैट इज़ कैपेसिटर वाली सर्किट, और हमने इसको एसी सोर्स प्रोवाइड कराया है दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर भी V क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर भी V क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या आती है, दैट इज I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहाँ पर I की वैल्यू आती है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। नंबर थर्ड पॉइंट, यहाँ पर वोल्टेज एंड करंट इन फेज, यहाँ पर दे आर इन आउट ऑफ फेज एंड करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई एंगल ऑफ पाई बाई टू। यहाँ पर करंट लीड्स वोल्टेज बाई एंगल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करोगे दिस लाइन इज ऑफ वोल्टेज एंड दिस लाइन इज ऑफ करंट। यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करोगे दिस लाइन इज फॉर वोल्टेज एंड दिस लाइन इज फॉर this line is for current and this line is for voltage and this angle is of 90 degree that is pi by 2। यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे V और यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करोगे I and the angle is pi by 2 and these are the voltages, alternating voltage and alternating current। तो यहाँ से आपने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटर वाली सर्किट के साथ किस तरीके से एसी वोल्टेज बिहेव करता है, करंट की वैल्यू क्या आती है, फेजर डायग्राम्स किस तरीके से बनते हैं, वेव डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। शेयर करते रहिए वीडियोज़ को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को आसानी से फिजिक्स समझने की मौका मिल पाए। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच।